हम कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन के करते करते कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ठीक है। इसलिए मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वो हम सारी की सारी एक्सप्लोर कर सके और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी साथ साथ करते रहें। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो आपको वॉल्यूम ना दे, बट उसकी जगह पे वो आपको मास दे दे बेटा, ठीक। जैसे क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है दैट वी हैव लेट्स से 20 mass percent aqueous solution of, चलिए यूरिया ले लेते हैं, यूरिया, ठीक है। The density of the solution is let's say 1.1 gram per ml. Determine molarity of the solution. So now I am having 20 mass percent aqueous solution. देखिए हमने वॉल्यूम परसेंट पढ़ा था, वॉल्यूम परसेंट में हमने आपको बताया कि अगर कहीं पे परसेंट दिया हुआ है तो जो टोटल होगा वो कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी 100। और टोटल क्या है, टोटल है सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल क्या है आपके पास में, टोटल है सॉल्यूशन। अब यहां पर मुझे मास परसेंट दिया हुआ है, इसका मतलब मेरे पास में जो सॉल्यूशन है उसका मास मुझे पता है, जो कितना है, परसेंट है तो 100 होगा, ठीक है ना। तो 20 मास परसेंट का मतलब हुआ 20 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 20 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे यहां पर सॉल्यूट का मास पता चल गया और सॉल्यूशन का मास पता चल गया। अब इस सॉल्यूशन के मास को मैं डेंसिटी में के को यूज करके वॉल्यूम निकालने के लिए फाइंड आउट करने वाला हूं, ओके। जैसे समझिए, मोलैरिटी हो गई बेटा गिवन मास 20, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 60 into 1000 अपॉन, नाउ आई नीड अ वॉल्यूम, ठीक है। बट मुझे वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं गिवन है। अब अगर वॉल्यूम गिवन नहीं है तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं बेटा, मुझे डेंसिटी पता है कितनी है 1.1 ग्राम, और मुझे सॉल्यूशन का मास भी पता है जो कितना है 100 ग्राम। नाउ आई नो दैट कि डेंसिटी क्या होता है W/V, तो V क्या हो जाएगा W/D, ठीक है। तो W कितना है बेटा आपके पास में 100 और डेंसिटी कितनी है 1.1, सो दिस विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये आपके पास में आएगा 20/60 इंटू 1000 अपॉन 100 को नीचे रख लेते हैं बच्चा 1.1, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, इससे ये भी कैंसिल कर देते हैं, 6 से ये चला जाएगा ना, ये 3 हो गया बेटा और ये 10 आ गया, तो ये हो जाएगा 11/3, सो इट विल बी 11/3। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे लास्ट ईयर जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेशंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। ऐसा बहुत कम होता है कि जेईई में क्वेश्चन पूछा जाए और कैलकुलेशंस उसमें ना हो। देखिए उन्होंने कहा था, क्वेश्चन ये था बेटा 63 मास परसेंट aqueous solution of HNO3 has density 1.4 ग्राम पर ml। देखिए मोस्टली जो डेंसिटी आपको मिलती है या तो वो ग्राम पर ml में दी होगी या फिर ग्राम पर सीसी में आपको दी होगी, सीसी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर क्यूब।
सो 63 मास परसेंट एक्वा सॉल्यूशन है किसका, HNO3 का। डेंसिटी कितनी है, 1.4 ग्राम पर ml। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, और यहां पे लगा था भाई डैश। डैश इसलिए क्योंकि ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, तो इंटीजर टाइप वाले में या एक वैल्यू आपको यहाँ पे इनपुट करनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे भाई। 63 मास परसेंट का मतलब क्या हुआ, 63 मास परसेंट का मतलब हुआ 63 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, 63 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इसी क्वेश्चन से आपसे वो मोलालिटी भी निकलवा सकता है, ठीक है, बट अभी हम यहां पे बात किसकी कर रहे हैं, मोलालिटी की बात करते हैं। तो यहां पर अब HNO3 का मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, मोलारिटी मुझे निकालनी है, तो मोलारिटी हो गई गिवन मास 63। अब भाई HNO3 का मोलर मास भी 63 आता है, इनटू 1000 अपॉन, नाउ आई एम हैविंग मास ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बी मास अपॉन डेंसिटी। क्लियर है, तो ये हो गया आपके पास में 1 इंटू 1000 अपॉन 1000, सॉरी इट विल बी 1000 अपॉन 100 इंटू 1.4। आंसर कितना आ गया बेटा, 14। ठीक है, तो कंपटीशन में क्या है ना, कंपटीशन आपके दिमाग से खेलने वाला खेल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उससे निकल सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप उसमें फंस सकते हैं, और फंसोगे तो भाई 5 मार्क्स उनको दे के आओगे, 4 क्योंकि सही नहीं हुआ तो वो तो मिलेंगे ही नहीं, और 1 क्योंकि आपने गलत किया तो -1 वो उसमें से आपसे स्नैच कर लेगा। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्चुअल वे में चलिएगा, चीजें इजी होंगी, आप कैलकुलेशन भी इजी कर पाएंगे। अच्छा, अगर नीट में कभी कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है तो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा राउंड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि नीट में ऑप्शंस थोड़े से बहुत ज्यादा अलग अलग, यानी बहुत एक लार्ज डिफरेंस पे आते हैं। बट अगर कभी ऑप्शन जो है उनमें बहुत कम डिफरेंस है, तो उस केस में फिर आपको कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे लास्ट ईयर जो एक क्वेश्चन आया था नीट में, उसमें वैल्यूज बहुत क्लोज थी, तो क्योंकि वैल्यू बहुत क्लोज है तो इसलिए फिर आपको वहां पर अप्रोक्सीमेशन अवॉइड करेंगे, तभी सही रहेगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर चीजें समझ में आ रही हैं बेटा, तो ऐसे ही कंटेंट के लिए, ऐसे ही चीजों को समझने के लिए, फटाफट से चीजों को समझने के लिए मानस स्टडीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं या उनके जो फ्रेंड्स हैं जिनको कहीं पे कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो वो इससे अपना लाभ ले सकते हैं, एडवांटेजेस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं बेटा। तो अब हमने मोलारिटी को समझ लिया भाई, मोलारिटी मेरे को समझ में आ गई। अब मुझे मोल पता होने चाहिए, वॉल्यूम पता होनी चाहिए, किसमें, लीटर में, तो मैं मोलारिटी निकाल सकता हूं। अगर मुझे कभी डेंसिटी दी हुई है तो मैं वहां से डेंसिटी मास से वॉल्यूम को निकालूंगा, और वॉल्यूम के बाद फिर मैं मोलारिटी को फाइंड आउट कर सकता हूं। मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकता हूं, अगर मुझे सॉल्यूशन की मोलारिटी पता है तो। और मोलारिटी क्या है, मोलारिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई लेके मोलारिटी को। नाउ वी हैव मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। तो अगर प्योर वाटर कभी हमें गिवन है, शुद्ध जल हमारे पास है, तो उसकी मोलारिटी कितनी होगी। तो यहां पर आप ध्यान रखें, मोलारिटी होती है 55.5 मोल पर लीटर। दिस इज द मोलारिटी ऑफ द प्योर वाटर।
ठीक है, जब हम नॉर्मल टेम्परेचर ले रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको स्टैंडर्ड माना जाता है आरटीपी वैल्यू, वहां पे इतनी मोलैरिटी आती है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलैरिटी जाहिर सी बात है बेटा चेंज होने वाली है। अब चाहे तो आप अगर बोलेंगे सर ये 55.5 आया कहां से, इसको निकाल के दिखा दो। ठीक है भाई, देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होता है बेटा, ये होता है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, यानी अगर मैं यहां से देखूं तो मैं लिख सकता हूं कि 1 ml अगर मेरे पास है तो उसमें 1 ग्राम वाटर है, भाई प्योर है और तो कुछ है ही नहीं उसमें, तो 1 ml में 1 ग्राम है। ठीक है, अब मोलैरिटी अगर निकालनी है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, गिवन मास कितना हो गया 1, मोलर मास कितना हो गया 18 इंटू 1000, वॉल्यूम कितनी हो गई 1 ml, तो ये कितना हो जाएगा 1000 बाई 18 दैट इज इक्वल टू 55.5 m। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, जितनी बार भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द प्योर वाटर, ऑप्शन देगा 55.5, 5.55, 1, 10 टू द पावर 7 भी वो आपको दे सकता है। ठीक है ना, तो 55.5 m इज द मोलैरिटी ऑफ द प्योर वाटर। तो ये हमने एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझा। अब इसी मोलैरिटी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मेरे पास एक एसिड है, ठीक है, और उस एसिड को मैंने किसमें, किसी बेस के साथ में मिक्स कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन होगा। एसिड बेस क्या करते हैं, आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं, और जब वो न्यूट्रलाइज होंगे तो न्यूट्रलाइज होने पर एक सॉल्ट बनेगा और सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या बना, वेदर इट इज गोइंग टू बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, इट टोटली डिपेंड्स that how many moles are unreacted in the solution। अगर एसिड के मोल बच गए तो सॉल्यूशन एसिडिक, बेस के बचे तो सॉल्यूशन बेसिक, और अगर दोनों के इक्वल मोल हैं तो सॉल्यूशन न्यूट्रल रहने वाला। ठीक है ना बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। अब जैसा मैंने कहा कि हम क्वेश्चन को करते करते कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास में 200 ml 0.1 m HNO3 है, एक एसिड है, और इसमें मैंने कुछ 300 ml 0.2 m HCl को ऐड कर दिया। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमें यहां पर एक सॉल्यूशन मिला। अब मुझे बताना है कि ये जो सॉल्यूशन आपको मिला इसकी मोलैरिटी कितनी हो सकती है। ठीक है, तो भाई कॉन्सेप्ट आप कैसे समझेंगे, हम सब फुचका खाते हैं, है ना, फुचका मतलब पानी पूरी, जिसको गोलगप्पे भी आप बोलते हैं। तो गोलगप्पे में दो टाइप का पानी होता है, एक तो मीठे वाला होता है और एक होता है खट्टे वाला। अब अगर हम सिर्फ मीठा वाला पानी में और फिर हम बोले भैया इसको और मीठा कर दो, तो वो क्या करेगा, उसमें मीठी चटनी थोड़ी और डाल देगा। तो वहां पर आपको जो टेस्ट आने वाला है वो कैसा आएगा, सिर्फ एक ही टाइप का टेस्ट आने वाला है। अब एक दूसरा सिनेरियो समझते हैं। दूसरे सिनेरियो में हमने क्या किया कि हमने बोला भैया मिक्स कर दो। अब मीठी चटनी के साथ में या मीठे पानी के साथ उन्होंने खट्टा पानी भी मिक्स किया। अब आपको कैसा टेस्ट आएगा, आप बोलेंगे सर मिला जुला आएगा। बिल्कुल भाई मिला जुला आएगा, बट अगर कोई एक कंपोनेंट ज्यादा हुआ तो उसका टेस्ट ज्यादा आएगा। आप फिर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग को बोल सकते हैं भैया ज्यादा तीखा हो गया, ज्यादा मीठा हो गया, आप उसको बैलेंस करा सकते हैं। इसका मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है जो ज्यादा होगा, यानी जो एक्सेस में होगा। बट इस पर्टिकुलर केस में दोनों एसिड है। अब अगर दोनों एसिड है यानी मीठा पानी उसमें मीठी चटनी, तो टेस्ट कैसा आया, मीठा। इसका मतलब यहां पर मैं दोनों के मोल्स को क्या करूंगा बेटा, ऐड करूंगा। भाई यही तो हो रहा है,
जब मैं दो वॉल्यूम को मिक्स कर रहा हूं तो वॉल्यूम क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो फाइनल वॉल्यूम आपको क्या मिलेगी, V1 प्लस V2 मिलेगी। और बेसिकली हम ऐड क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं मोल्स को। तो यहां पर अगर मुझे सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। भाई दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोलैरिटी, मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अब यहां पर पहले HNO3 को देख लेते हैं। HNO3 के कितने मोल्स आपको मिले, भाई 300 वॉल्यूम दिया हुआ था, 0.1 था, तो मैं लिख सकता हूं 30 मिलीमोल्स मिले। और HCl के कितने मिले बेटा, 300 इंटू 0.2 यानी यहां पे 60 मिलीमोल्स आपको मिले। तो टोटल मिलीमोल्स कितने हो गए आपके पास, 90 मिलीमोल्स हुए टोटल, ठीक है। अच्छा, टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई बेटा, टोटल वॉल्यूम हो गई आपके पास 200 प्लस 300 दैट इज इक्वल टू 500 ml। आप चाहें तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मिली मिली में है तो कॉमन फैक्टर ही रहेगा, तो ऐसा आंसर दोनों में सेम ही आने वाला है। तो टोटल मोल्स कितने हो गए हमारे पास, 90। टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई बेटा, 500। तो आंसर कितना आ गया, 9/50 m। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है, समझ सकते हैं। देखिए फॉर्मूले के लिए इसको ग्रीन कर लेते हैं, है ना। चलिए, ये वाली जो वॉल्यूम है इसको मैंने माना V1, इस वाली मोलारिटी को आप मान दे M1 बेटा। तो इसका मतलब जो HNO3 के मोल्स हुए ये कितने हुए, ये हुए M1 V1। इसकी वॉल्यूम को मान लेते हैं V2 और इसकी मोलारिटी को मान लेते हैं M2। तो HCl के जो मोल्स हमें मिले वो क्या मिले, M2 V2 मिले। अब जो सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर किया, इस सॉल्यूशन की जो फाइनल मोलारिटी है बच्चा उसको M3 मान लेते हैं और जो फाइनल वॉल्यूम है उसको V3 मान लेते हैं। तो इस सॉल्यूशन के मोल्स कितने हो गए, M3 V3 हुए। अब ये जो V3 है ये किसके बराबर है भाई, ये है V1 प्लस V2, क्योंकि वॉल्यूम क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं। तो जो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आई कैन राइट अ सिंपल फॉर्मूला हियर, राइट हियर दैट द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन M3V3 is equal to moles of one solution M1V1 plus moles of other solution M2V2. It means M3 is equal to M1V1 plus M2V2 by V1 plus V2. So this is the formula for the molarity of the final solution. तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं या तो फिर आप कॉन्सेप्चुअल भी चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेम नेचर, ये कौन सा है बेटा, ये हो गया यहां पर सेम नेचर का। तो अगर सेम नेचर के सॉल्यूशन को आप ऐड करेंगे तो इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन में मोल्स भी क्या होंगे, ऐड होंगे, जिसको हम M3V3 की फॉर्म में लिखते हैं और जो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3 के इक्वल है। V3 का मतलब हुआ V1 प्लस V2। तो ये तो हो गया भाई कौन सा, मीठे पानी में मीठी चटनी वाला केस, यानी दोनों का नेचर होगा सेम। अब अगर मीठी पानी में हम खट्टा पानी मिला रहे हैं तब क्या होगा, तब वो भी समझ लेते हैं।
तो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास में, लेट्स से 300 ml 0.1 m HNO3, इसमें हमने ऐड किया 200 ml 0.1 m NaOH। अब देखिए यहां पर आपके पास में दो अलग अलग सॉल्यूशन है, एक एसिड है और एक बेस है, यानी एक मीठे वाला पानी और एक खट्टे वाला पानी। अब जब आप दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे तो यहां पर क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करने वाला है। तो हम यहीं पे इसके मोल्स निकाल लेते हैं बेटा। HNO3 के मोल्स हो गए 300 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल टू 30 मिलीमोल्स, और NaOH के मिलीमोल्स हुए 200 इंटू 0.1 दैट इज 20 मिलीमोल्स। तो ये एसिड हो गया, ये आपके पास में बेस हो गया। इसका मतलब अब हम किसकी मोलैरिटी निकालने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट नेचर। ठीक है बेटा। अब भाई इसके 30 है, इसके 20 है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हुआ व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इक्वल टू मोल्स ऑफ बेस। तो भाई एसिड के जो मोल हैं ये बेस के मोल के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब इसके 20 को क्या करेंगे, खा जाएंगे। अब भाई जब 20 को खा गया तो सॉल्यूशन कैसा बना, न्यूट्रल। ठीक है, फिर से समझिए, जब 20 को खाया तो सॉल्यूशन कैसा बना, न्यूट्रल बना। बट यहां पर आप देखिए जब 20 जाएंगे तो बेस तो खत्म हो गया भाई, और अगर बेस खत्म हुआ तो बेस कौन है बेटा, ये है लिमिटिंग रिएजेंट। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है हमने, और हमने आपको कहा था ये लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सिस रिएजेंट आपको बहुत जगह पे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट। अब अगर लिमिटिंग रिएजेंट है और एसिड के 10 मोल्स क्या होंगे, एसिड के 10 मिलीमोल्स कैसे रहेंगे, ये रहेंगे अनरिएक्टेड। और अगर ये अनरिएक्टेड है इसका मतलब एसिड क्या है, एसिड एक्सिस रिएजेंट है। ठीक है, एसिड क्या है, एक्सिस रिएजेंट है। तो जो सॉल्यूशन की मोलैरिटी है उसको कौन गवर्न करेगा, उसको गवर्न करेगा एक्सिस रिएजेंट। ठीक है, तो जो मोलैरिटी फाइनल मैं लिखूंगा यहां पर, दैट विल बी इक्वल टू मोल्स अनरिएक्टेड अपॉन वॉल्यूम टोटल। तो मोल्स अनरिएक्टेड कितने हुए बेटा आपके पास, 10। भाई 30 में से 20 तो खा गए उसको, तो कितना बचा आपके पास, 10 बचा। टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, 500। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 1/50 m। अब इसी को अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं तो इसके मोल्स कितने हो गए, इसको वही कर ले, M3V3 मान लेते हैं सॉल्यूशन को, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया M3V3 इज इक्वल टू M1V1 माइनस M2V2। ठीक है, या M3 को हम लिख सकते हैं M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ओके, तो इस तरीके से हम यहां पर फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को इक्विलिब्रियम में पूछ लें भाई, तो हम आपसे क्या पूछेंगे, हम बोलेंगे बताओ जो सॉल्यूशन बना उसका पीएच 7 के बराबर है, यानी वो न्यूट्रल है, लेस देन 7 एसिडिक है, और मोर देन 7 यानी बेसिक है। तो यहां पर जो मोल्स अनरिएक्टेड हैं वो किसके हैं बेटा, वो है एसिड के।
सॉल्यूशन का नेचर कौन डिटरमाइन करेगा? जो एक्सेस रिएजेंट है। तो इसका मतलब यहां पर सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, और क्योंकि एसिडिक है इसलिए पीएच क्या होगा? लेस देन 7 आएगा। इवन आप यहां पर पीएच भी फाइंड आउट करा सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास में HNO3 है तो आपके पास H प्लस आयन कितना हो गया बेटा? 1/50, और पीएच क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ 1/50। तो आपसे ये क्वेश्चन पीएच में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हैं तो आपके लिए नीट और जेई को क्रैक करना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ओके, सो फॉर मोर कॉन्सेप्ट kindly like, subscribe, share this video, and thank you all of you from Mana Studies Dehradun. I am your Dr. Jitendra Verma, Chemistry faculty. Thank you all of you.